जिसकी उम्र 30 प्लस हो जाती है उसको डेफिनेटली तो अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए कि हमारा सेक्स रेशो स्टेट्स के लेवल में काफ़ी कम है। पास के जो पड़ोसी प्रदेश हैं, चाहे वो दिल्ली है हमारा, जो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, जितने भी हैं उसके अंदर अगर स्ट्रिक्टली अगर हमारा ये PNDT प्रोग्राम लागू होगा तो डेफिनेटली इसके भी जो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गेस्ट ऑफ द वीक हमारे साथ इस शहर के सिविल सर्जन, रोहतक के और एक जाने माने ENT विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य जी हैं। मैं उनका हरिभूमि टीवी की तरफ से स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी समय आपने रोहतक में बिताया है। रोहतक के बारे में, आपके बारे में, क्योंकि आप पहले भी हमारे लोगों से रूबरू हो चुके हैं, इसलिए आपका परिचय मैं थोड़ा बहुत देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब जो है कि मैं आपको कुछ अचीवमेंट उनके बताना चाहूँगा। खासतौर से डॉक्टर साहब जो है एक एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी के रूप में जो है जाने जाते हैं। यहाँ पर एक सिविल सर्जन के रूप में आपने बहुत काम किया। इससे पहले आप रोहतक में क्या कहते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहे, तो वहाँ भी आपका कार्य काफ़ी जाना गया। आपको कई बार पुरस्कृत भी किया गया इसके लिए। मैं चाहूँगा कि कुछ डॉक्टर साहब खुद अपने बारे में कुछ अपनी खास बातें बताएं। गुड आफ्टरनून। जैसे अपने संपादक जी ने बताया, सबसे पहले तो मैं एक ENT सर्जन हूँ और ENT सर्जन के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग होने के नाते साथ में डॉक्टर प्रोफेशनल होने के नाते जो मेरा दायित्व बनता था, मैंने पूरे स्टार्टिंग फ्रॉम जब भी हमने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले मैं HCMS में 1997 में मैंने ज्वाइन किया। जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी PSC हार्ट थी, सफ़ीदो ब्लॉक के अंदर। वहाँ पे मैंने करीब जो है 2001 तक मैंने 4 साल वहाँ पे काम किया। और आप जानते कितना रिमोट एरिया था वहाँ। मेरे लिए जाने के भी साधन में मान सकते हो कि हम पुराने टाइम में जो होती थी चीज़ें, खुद पैदल चलने के बाद भी जो है आगे जो है ऐसे व्हीकल मिलते थे। सर्विसेज तो बस सर्विसेज ना के बराबर होती थी, और जैसी सर्विसेज आप पहले जानते हो कि नाउ अब तो टोटली चेंज है। हर आप ट्रांसपोर्ट मीन्स के अंदर, आपके एक्सेसिबिलिटी के अंदर, उस टाइम बैठने की भी हमारे पास एक प्राइवेट सी हमारी संस्था थी, गवर्नमेंट द्वारा दी गई। उसमें मेरे ख्याल में एक डॉक्टर की चेयर को छोड़ के चेयर और एक टेबल को छोड़ के चेयर, कुछ शायद ही ऐसा था। लेकिन उसके बावजूद भी उन परिस्थितियों में भी हम घर जाके, गांव जाकर जो हमारा दायित्व बनता था, जितने नेशनल प्रोग्राम्स थे क्लिनिकल काम के साथ साथ, और जो भी हमारी इमरजेंसी ड्यूटी लगती थी, हमने पूरा उनको पूरे अच्छे ढंग से उनका हमारा अपना जो दायित्व बनता था, लोगों की सेवाएं वहाँ की। उसके बाद मैं सब्सिक्वेंटली 2001 में दुजाना PSC में आया। वहाँ पर भी सेम ऐसी सिचुएशन थी, और बहुत मतलब OPD को बढ़ाया, क्लिनिकल काम भी किया। उसके साथ साथ हमने जो है ड्यूरिंग जो दुजाना का मेरा पीरियड था, हमने झज्जर जो सिविल हॉस्पिटल था उसके अंदर इमरजेंसी ड्यूटीज़ की। वहाँ से ही मेरा सिलेक्शन जो है PG के लिए हुआ। पंडित PGIMS रोहतक में मैंने ENT के अंदर 3 साल जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की। उसके बाद सब्सिक्वेंटली आई ज्वाइंड डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल एज ए ENT स्पेशलिस्ट। और हमने ENT स्पेशलिस्ट के नाते सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है पिछले पूरे बैकलॉग में, मेरे ख्याल में ENT सर्जन होते ही नहीं थे सिविल हॉस्पिटल के अंदर। जब मैंने ज्वाइन किया, पहली बार हमने ENT की सर्जरीज वहाँ पे शुरू की। जो भी हमारी नोज की सर्जरी थी, ईयर की सर्जरी थी, ड्यूरिंग माई टेन्योर आई स्टार्टेड देयर। और आपको पता है कि उस टाइम हमारा एक सर्जिकल पैकेज लागू हुआ था। सर्जिकल पैकेज के अंदर हर एक डॉक्टर का काम अलग से असेस होता था ऑन द बेसिस ऑफ सर्जरीज ही और शी इज़ परफॉर्मिंग। तो उस पर अगर हम देखें तो मैंने अपने टाइम के अंदर आई वॉज द सेकेंड इन द स्टेट जो हम मैक्सिमम सर्जरी करते थे। तो लोगों का इतना था कि OPD जो थी, OPD पहले हम अगर देखें तो ना के बराबर होती थी। OPD मेरे जो स्पेशलिटी की OPD दैट क्रॉस्ड मोर देन 100, और अब मोर देन 100 पेशेंट्स को हम देखते थे। और पूरा लास्ट टाइम तक जितने भी हमारे साथ साथ हमारे पास जो है उस वक्त भी जो होता है एज ए मेडिकल ऑफिसर थे, एज ए स्पेशलिस्ट नहीं कार्य करवाया जाता था, जो गवर्नमेंट के दायित्व हैं। उसके साथ साथ हम लोग जो है अपनी पोस्टमार्टम सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज भी करते थे। उसके बाद 2010 के अंदर आई वॉज डायरेक्टली सिलेक्टेड फॉर द सीनियर मेडिकल ऑफिसर। तो एट दैट टाइम आई ज्वाइंड पानीपत सिविल हॉस्पिटल फॉर सम टाइम, देन आई सब्सिक्वेंटली टू झज्जर सिविल हॉस्पिटल आल्सो। आफ्टर दैट आई केम बैक इन 2012 here in civil hospital. After that only I continuously served up to 2023 as an ENT surgeon also, and in 2015
आई हैव बीन गिवन द चार्ज ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। उसके बाद हमारे जो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, मेरे ख्याल में आप लोगों से कोई छुपी नहीं है कितना वहाँ पे कितना सुधार हुआ। पेशेंट की जितनी भी जैसे हॉस्पिटल की क्लीनिनेस थी, और मेरे आने के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारी सुविधाएं जो थी गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जानी थी उन सबको हमने मुहैया कराया। जैसे कि वहाँ पे किचन सर्विसेज हमने स्टार्ट की, उसके साथ साथ ब्लड बैंक शुरुआत की गई। साइमल्टेनियसली हमने जो हमारी लेबर रूम की सर्विसेज थी उनको बहुत अच्छे से जो है लोग उनके साथ मिलके जो हमारी तरफ से इक्विपमेंट्स या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो सुविधाएं दी जानी थी हमने उनको बेखूबी उपलब्ध करा। और आप सभी जानते हैं जहाँ पे एक हमारा बहुत अच्छा रिकग्नाइज ये सिविल हॉस्पिटल हुआ। और उसके बाद 2015-16 के अंदर जो कायाकल्प के अवार्ड्स थे वो आपको पता 2015-16 के लिए हम लोगों को वी आर द सेकंड ऑन द स्टेट लेवल। सब्सिक्वेंटली इन नेक्स्ट ईयर 17-18 के अंदर वी वर ऑन द फर्स्ट रैंक इन कायाकल्प अवार्ड्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। एट द सेम टाइम वैसे हमारा जो है उसी वक्त मेरे वक्त में ही एनक्वास सर्टिफिकेशन हुआ। और यू विल बी हैप्पी टू नो कि दिस हॉस्पिटल वाज at number 1 rank at the national level in NQAS standards all over the India. ओके। Right? कोविड-19 के दौरान डॉक्टर साहब आपने काफ़ी काम किया और आपकी बहुत ही सराहना हुई है। बहुत लोग जानते हैं कि कोविड के दौरान आपने जो काम किया वो एक्सेप्शनल था। जरा उसके बारे में बताइए कि क्या चैलेंजेस थे उस समय, किन परिस्थिति में आपने कार्य किया? देखो आप सभी जानते हैं जो हमारा फर्स्ट वेव था उसमें मोस्ट ऑफ द इतनी रेस्ट्रिक्शन थी और सब लोगों को क्योंकि लीगली हम बाउंड थे वो रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करते थे। लेकिन सेकेंड वेव के टाइम जो बहुत डेंजरस सब लोगों के लिए हम सब लोगों ने देखा किस तरह की चीज़ें रही हैं। तो हमारा उस टाइम जो है सिंपल एक उस पूरा ही हॉस्पिटल हम लोगों ने ऑक्सीजन बेड के रूप में जितने भी हमारे बेड्स थे 100 बेड के आसपास, उसमें से हमने अराउंड 70 बेड्स जो है हमने कोविड पेशेंट्स के लिए रखे। साइमल्टेनियसली जो है हम लोगों ने आईसीयू भी उसी टाइम स्टार्ट किया क्योंकि आपको पता था आईसीयू की उस टाइम कितनी डिमांड थी। जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स थे हमारे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और मेरे साथ साथ जो हमारी टीम थी सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ था या स्पोर्ट्स स्टाफ था, उन्होंने दिन रात लग के शायद ही हम लोग जो है उस टाइम लोगों को खाना खाने का समय भी नहीं मिलता था क्योंकि इतने पेशेंट वेटिंग में होते थे। और हम लोगों ने जितना भी अरेंजमेंट किया, और आप मेरे ख्याल में सभी जानते हैं कि जो हमारा उस टाइम का जो इस तरह की जो कोविड-19 की जो अगर सर्विसेज की माने बहुत अच्छे से इनकी अप्रिसिएशन एट दी इवन सीएम लेवल पे भी की गई थी। बहुत अच्छे से लोगों ने भी खूब सराहा। और मेरे ख्याल में हम लोगों ने कोशिश भी की कि हम लोगों से उस टाइम क्योंकि सारे तरह के लोग जो है इससे थोड़े से बहम में थे, लेकिन हम थोड़े से उस तरह के पता था हमारा दायित्व था, वो सब दायित्व को सभी लोगों ने मेरे साथ साथ मेरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। डॉक्टर साहब एक बात आती है इस समय जो अब हम अगर देखें कि चिकित्सा के पेशे में या आम आदमी के जिंदगी से जुड़ी हुई, एक आता है कि लोगों को सुविधाएं अब किस लेवल पर हासिल हो रही हैं। तो मैं उसमें आपको जानना चाहता हूँ कि आज रोहतक जिले की स्थितियों को आप किस तरह से आंकते हैं कि हम कैसे सुविधाएं दे पाते हैं लोगों को, जो ओवरऑल पूरे समग्र अगर हम देखें चिकित्सा के रूप में। देखो अगर चिकित्सा के रूप में हम अपने ज़िले को जैसे अगर आकें तो लगभग जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली इवन स्पेशलाइज सर्विसेज और जितनी भी सुविधाएं हैं मेरे ख्याल में रोहतक ज़िले के अंदर काफ़ी जिलों से बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। हर तरह की सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारे को पता है। अभी जब पीछे अभी सीएम सर ने पिछले बजट उसके अंदर अनाउंसमेंट के अंदर क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट जो होना चाहिए उसके हिसाब से वी आर वर्किंग एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव अचीव्ड। थोड़ा सा जो पार्ट चल रहा है पेंडिंग वो ब्यूटिफिकेशन का तो काफ़ी हो गया है, तो कुछ चीज़ें और चल रही हैं। होपफुली जो है पहले अब कॉन्टीन्यूसली 24/7 हमारी जो ओटी सर्विसेज की थी, ऑपरेशन थिएटर की सर्विस, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जो हमारा आयुष्मान पैकेज के अंदर जो मैक्सिमम पेशेंट्स था कि गवर्नमेंट का हम लेके आए, तो काफ़ी अच्छा जो है अगर सिविल हॉस्पिटल की हम खाली बात करते हैं उसके अंदर हमारा जो आईपीडी जितना इंडोर पेशेंट्स हैं उनका 50% हम उसका टीएमएस क्लेम भी कर रहे हैं। और उस तरह के पेशेंट जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे थे वो हमारे पास आने लगे। यहाँ पर भी जो है सिविल हॉस्पिटल के अंदर अभी रिसेंटली जो है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टिक लैब सर्विसेज जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं वो परफॉर्म की जा रही हैं। और हमारे जो जितने भी लगभग अगर सिविल हॉस्पिटल की बात करें उसमें सभी तरह की सुविधाएं, सभी तरह के स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। वैसे एक दवाओं की डिमांड रहती है, अधिकतर मरीज कहते हैं कि हमको दवाएं कम मिल पाती हैं या दवाएं नहीं मिल पाती। आपके हॉस्पिटल में, आपके ज़िले में क्या पोजीशन है दवाओं को लोगों को देने के लिए,
और इसी के साथ में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, आयुष्मान भारत योजना आने के बाद आप समझते हैं कि गरीबों को किस तरह से इन सुविधाओं का लाभ मिला, चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुंच बढ़ी? जी, डेफिनेटली आप सभी जानते हैं, मेरे ख्याल में कुछ सब पात्रों से मिलते भी होंगे, क्योंकि पहले जो चिकित्सा सुविधाएं थी उनकी रीच से बाहर थी। जैसे ही जब से PMJY आया है, उससे लोगों को नो डाउट सरकारी के साथ साथ जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो है डेफिनेटली जो है किसी तरह की आप लगाएं कार्डियक सर्विसेज थी जो हमारे उनकी रीच से बाहर ही थी, या कुछ बड़ी सर्जरीज होती थी, वो अब उनकी पहुंच में है, और उनका डेफिनेटली लोगों को ये माने कि गरीब आदमी के लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ इसके अंदर। बहुत फायदा होता है। एक अक्सर एक बड़ा इशू आता है इस समय जो है वो AI को लेकर के आता है। तो आप मतलब AI बेसिकली देखिए, AI कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो कुछ कई संभावनाएं भी खोलती है, कई चुनौतियां भी पैदा करती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपका मेडिकल प्रोफेशन है उसके सामने क्या उससे आपको संभावनाएं दिखती हैं और क्या चैलेंजेस दिखते हैं? अगर देखो हमारा फील्ड माने, क्योंकि पेशेंट बेशक से अपना जो भी आपकी जो जानकारी है ऐसी प्राप्त करता है किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड या किसी ऑपरेशन से रिलेटेड, उसको उससे कभी भी वो विश्वास नहीं करता, फेथ नहीं करता, उसकी सेटिस्फेक्शन उस लेवल पर नहीं होती जब तक पर्सनली वो अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट और अदर स्पेशलिस्ट से खुद जाके उसको एग्जामिन नहीं कराता और उनकी एडवाइस फॉलो नहीं करता। तो होपफुली मे बी कि कुछ चीज़ें जो है इक्विपमेंट से रिलेटेड या और चीज़ें जो है कुछ डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली फ़ायदा है, बट अगर लार्जर वे में देखें तो हमारे प्रोफेशन में मेरे ख्याल में इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द AI। हाँ, ये तो पॉसिबल है क्योंकि हमारे देश में तो जो है अगर डॉक्टर ने कोई स्पेशल दवा लिख दी तो उस नाम की दूसरी दवा भी नहीं लेता आदमी, वो उसी ब्रांड को और उसी दवा को खाना चाहता है, तो ये अच्छा है। तो आप जैसे मतलब सरकारी हॉस्पिटलों में एक दबाव होता है, ये लिखता है कि लोग बहुत आते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सस्ता और आसान सुविधाएं मिलती हैं, तो उस दबाव को आप कैसे बाइफरकेट करते हैं, कैसे आप लोग कम करते हैं कि लोगों का जो मरीजों पर का दबाव बढ़ता है आपको, तब उसे किस तरह से कम करते हैं? जहाँ तक मेडिसिन्स का है, क्योंकि मेडिसिन्स के अंदर जो है जो कुछ स्पेसिफिक हमारी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको हम मेडिसिन्स जो है 14 डेज़ या 30 डेज़ की जो हमारे पास वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टॉक मिलता है इन दवाओं के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक मिलता है, तो उसका हम उसी तरह प्रोपोर्शनली उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। और इस तरह की दवाइयाँ क्या है कि अब डिसेंट्रलाइज भी कर दी गई है, जो ना कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर बट जितने हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, PSCs हैं, इवन सब सेंटर लेवल तक इस तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इस तरह से प्रॉपरली जो है पेशेंट का चाहे कहीं से भी अगर आपके मेडिसिन जो है चाहे इवन ट्रस्टी केयर हॉस्पिटल से लेके गई PGIMS से दे आर मेड अवेलेबल टू द पेशेंट एट द लेवल ऑफ इवन सब सेंटर आल्सो। ओके, तो इससे और क्या बदलाव आपको नज़र आता है कि आगे क्या बदलाव ऐसा होना चाहिए कि जिससे और लोगों को तक पहुंच बढ़ाई जा सके, या और कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि जो सिविल हॉस्पिटल उससे और मजबूत हो जाए? नहीं, जैसे आप जानते हैं सरकार का और माननीय जो मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल बजट उसके अंदर ये अनाउंसमेंट है, क्योंकि जो सुविधाएं जो एक डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए वो जो आपका बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है उससे मोर देन सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल होंगी। आने वाले टाइम में उम्मीद करेंगे जो कुछ पेशेंट्स जो है कुछ चीज़ों के अभाव में इधर उधर जाते हैं, वो मेरे ख्याल में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस तरह की सुविधाओं का अभाव उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों की अगर रीच में है तो ज़रूर आएँ, क्योंकि सभी तरह का इलाज, दवाइयाँ और जांच जो होती है सिविल हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल मुफ्त की जाती है, और कोशिश भी की जाती है कि उसका सेम डे ही सभी तरह की चीज़ें उसको उपलब्ध करा दी जाए, उसके साथ साथ उसका इलाज भी साथ ही साथ किया जाए। एक डॉक्टर एक आता है कि हमारे मतलब हरियाणा में एक थोड़ी सी एक दिक्कत कई बार नज़र आती कि लिंगानुपात खराब है हमारा थोड़ा सा, और एक छोटे छोटी जगहों पर भ्रूण लिंग जांच का वो आ रहा है। आप इस पर कैसे क्रैकडाउन करते हैं इन लोगों को, या कैसे आप इस पर आपके पास क्या सिस्टम है कि आप इन्हें रोक सके? इसके मल्टी टायर चीज़ें हम लोगों ने बना रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा रूट लेवल वर्कर से लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी, इवन द एडमिनिस्ट्रेशन और इवन पुलिस डिपार्टमेंट इसमें पूरा हमारा भागीदारी करता है। कोई इस तरह की कोई लगता है कि अननेचुरल या इलीगल कोई इस तरह का कार्य किया जा रहा है इससे रिलेटेड, सेक्स सिलेक्शन से रिलेटेड, तो उसको क्रैकडाउन करने के लिए जो हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं दे गिव अस द इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली जो हमारी जो उसके साथ साथ हम टीम बनाते हैं, तो उस टीम वो नैब करती है, कोई लगता है तो इस तरह के फिर जो लेस लीगल उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए
रीड करने के बाद जो भी बुक केसेस FIR और उस तरह का जो भी होता है वो इनके ऊपर किया जाता है। आप रोहतक के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, मतलब रोहतक में ऐसी कौन सी लोगों की लाइफ स्टाइल या उससे जुड़ी हुई बीमारियां सर्वाधिक आपके पास आती हैं, आपको लगता है कि ये इनको हम केवल अपने स्टाइल को बदल कर भी इन बीमारियों को रोक सकते हैं? देखो आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उसका जो लोड है ज़्यादा है, क्योंकि पहले टाइम में हम दिखाने ही नहीं आते थे, चेकअप कराने नहीं आते थे। लेकिन अब क्या सरकार द्वारा एक माध्यम बनाया गया है कि हर व्यक्ति जो 30+ है उसका सभी का हमारी जो रूट लेवल वर्कर आशा उसके द्वारा एनरोलमेंट किया गया है, और उसके साथ साथ हर व्यक्ति का ENM या हमारे जो CHOs या सब सेंटर लेवल पे उसकी स्क्रीनिंग की गई है। और उनके द्वारा स्क्रीनिंग के टाइम जितने भी हमारे हाइपरटेंशन के केसेस हैं, डायबिटीज़ के केसेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर के केसेस हैं, या डेंटल प्रॉब्लम्स, ओरल हेल्थ के जितने भी केसेस हैं वो डिटेक्टेड हो गए। डिटेक्ट होने के बाद वो हम लोगों के पास आ रहे हैं। तो इसका अगर हम देखें काफ़ी इंसिडेंस है या प्रेवलेंस है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको देखते सबसे बड़ा जो है हम लोगों को अपनी दिनचर्या जितनी भी है, जैसे पहले तो हम प्रॉपर्ली अगर देहात की बात करते हैं या पहले जो टाइम होता था, डेफिनेटली किसी को किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी को, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता था हर इंसान का। वो अगर जाएं तो उसका पूरा दिन उसको यही नहीं पता चलता था, और बीमारी के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं होता था। और अगर बीमारी के नाम पे पहले जितनी हमारी चीज़ें होती थी या जो हमारा इलाज था वो देहात का इलाज होता था। अपना किसी को बुखार है तो अपना आप सब जानते हैं कि हल्दी का दूध पी लिया, कोई चोट लगी तो उसके कोई वो भी एक किस्म से जो आपको लगते थे एंटी प्रोटेक्टिव चीज़ें होती थी। आज के टाइम में जो अगर हम कहना चाहिए अपना इतना बिजी शेड्यूल है, हम हर चीज़ के लिए अपना टाइम निकालते हैं लेकिन अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकालते। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, कम से कम जो है इस लेवल पे आने के बाद जिसकी उम्र 30+ हो जाती है उसको डेफिनेटली तो अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए डॉक्टर के पास आके। और जो भी सजेस्टेड लगता है कोई चीज़ निकलती है तो उसको इग्नोर ना करें और अपने ऊपर परेशानी ना माने। उसका जो भी संभव इलाज है, जो आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट या जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और ख़ासकर आप जानते हैं आजकल जो योगास या जितने भी व्यायाम हैं उनका कितना इम्पॉर्टेंस है देखने को देखा जाए। बहुत सी डिजीज़ हम प्रिवेंट कर पाते हैं टेकिंग एक सिंपल छोटी छोटी चीज़ें मैसेज लेकर। अगर हम प्रतिदिन अपने हेल्थ के लिए अगर शरीर के लिए कुछ करेंगे तो डेफिनेटली शरीर आपको उतना ही रिटर्न बैक देगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ ही नहीं है तो आप सोचें कि मैं खाली पैसा कमा के या और चीज़ें करके ऐसा, क्योंकि पैसे से आपका शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर तो आपको अब खुद ही अगर जब तक आप उसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान नहीं देंगे तो वो भी आपके साथ धीरे धीरे आपका साथ छोड़ जाता है। तो मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी लगती चीज़ आप किसी भी जगह किसी भी इंसान को या आपके आस पड़ोस में हम ये कम से कम ये मैसेज दे के कह सकते हैं कि इन सब जितनी भी चीज़ें हैं लगभग आज के टाइम में सभी बीमारियों का इलाज भी संभव है। और ये पहले जो कोई लाइलाज बीमारी ऐसी नहीं रही है। तो आप समय पर जाएंगे, अगर किसी भी चीज़ का अगर सब समय पर अगर हम उसको पकड़ लेते हैं और उसका जो भी इलाज है करवा लेते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर एक और, क्योंकि आप खुद एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो एक वो आता है कई बार लोगों के मन में एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद, किसको आप मतलब आप कैसे इनको रैंकिंग करते हैं या कैसे आप ये बताएं कि लोगों को इनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, इसमें डिपेंड अपॉन द ये तो डिजीज़ टू डिजीज़ जो भी जिसको कैसा है बीमारी है इंसान के ऊपर और उस व्यक्ति की क्या ज़रूरत है। हाँ कि कोई भी पैथीज है वो किसी से कम नहीं है, हर चीज़ का अपना अपना इम्पॉर्टेंस है। ये नहीं कहेंगे कि कोई डेफिनेटली इन इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर भी नो तो एलोपैथी इज़ मोर बेनिफिशियल दैन दी होम्योपैथी आयुर्वेदा। डेफिनेटली इन लॉन्ग टर्म डिजीज़ अगर देखें कुछ ऐसी लगती हैं आपको तो हर पैथी के अंदर हर तरह का अपना अपना इलाज है और हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसको कहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है और जहाँ पे बेनिफिट मिलता है और प्रॉपर बेनिफिट मिलता है मेरे ख्याल में उसको अडॉप्ट करने में कोई किसी तरह का नुकसान नहीं। एक ना कोई ऐसी चीज़ बताओ जो रोहतक के लोगों के लिए सिविल हॉस्पिटल में नहीं होने जा रही है, जिसकी जानकारी अभी तक नहीं। नई सुविधा, कोई नई मशीन आनी हो, कोई नया विभाग शुरू होना हो या स्टाफ की कमी पूरी होनी हो। नहीं, आपको मैं जानकारी देता हूँ, विभाग पहले से ही निर्धारित है और सभी विभाग अच्छे से काम चल रहे हैं।
डेफिनेटली जो चीज़ें आप कुछ चीज़ें लगती है जैसे लेप्रोस्कोप्स अभी हमारे पास आ गए हैं। लोग दूरबीन का कहते हैं दूरबीन से इलाज होना चाहिए, वो दूरबीन के इलाज की सुविधा हमारे पास आ गई है। पहले आईसीयू सर्विसेज की हमारी प्रॉब्लम थी लेकिन वो भी अब सॉल्व हो गई है। राउंड द क्लॉक हमने वहाँ पे स्टाफ वो डॉक्टर्स भी लगा दिए हैं। तो होपफुली जितना चीज़ें हम ईज़िली वहाँ से कुछ चीज़ें इसकी वजह से इसके अभाव में हम रेफ़र करते थे पीजीआई, अब वो भी समस्या नहीं है। और आने वाले टाइम में जिस तरह की नई-नई जो इनोवेशंस आएँगी उसके हिसाब से जो भी सुविधाएँ आएँगी डेफ़िनेटली लोगों को मुहैया कराई जाएँगी। अच्छा सर, रोहतक का सेक्स रेशो कितना है और रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? नहीं, इसमें मैं आप लोगों को बड़े उससे कहना चाहूँगा कि हमारा सेक्स रेशो स्टेट्स के लेवल में काफ़ी कम है, क्योंकि इस बार स्टेट का हमारा 923 था और हम 898 पे थे स्टिल भी। लेकिन लास्ट अगर ईयर देखें, पिछले सालों को देखें तो डेफिनेटली बढ़ोतरी 10 पॉइंट्स की है, लेकिन ये हमारा रास्ता बहुत लंबा है। इस पे हम सब लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मैं तो आप लोगों को भी इसमें निवेदन करूँगा कि भी आप भी हम जागरूक करें, क्योंकि इसमें तो ये एक इंसान से रिलेटेड या इस कहें कि हेल्थ डिपार्टमेंट से या किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। इसके लिए काउंसलिंग की भी कोई व्यवस्था है क्या? जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी काउंसलिंग? नहीं, डेफिनेटली जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका तो सारा पार्ट जो है हेल्थ डिपार्टमेंट टेकअप करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेकर जो भी उसके बर्थ उस तक की सारी चीज़ों की एट द टाइम ऑफ बर्थ आल्सो बिफोर बर्थ जो हमारी विजिट होती है उसमें हर तरह की काउंसलिंग की जाती है। लेकिन जो ये आपका जो ये वाला खासकर ये जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है, ये हमारे 2 डिपार्टमेंट्स पार्टिकुलरली तो WCD डिपार्टमेंट है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट उसका एसोसिएटेड सिस्टर डिपार्टमेंट है, तो वो उनको जिस तरह की मदद चाहिए हम करते हैं। लेकिन ये जब तक इसमें जन भागीदारी या जब हम सब लोग मिलकर इसके ऊपर नहीं कार्य करेंगे तो किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या सरकार की आप सोचे कि सरकार इसका वो कर पाएगी, तो ये इसका जो असली जो है जो चीज़ें गैप्स जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, जो समाज के अंदर जो कहते हैं कि जो हमारी बेटी को जो उसका मिलना चाहिए सारी चीज़ें, जो सामाजिक उसका सुरक्षा है और चीज़ें हैं, जब मिलेंगी तो डेफिनेटली जो है जैसे बाकी हमारे प्रदेशों में है चीज़ें, तो वो भी हमारे प्रदेश में भी डेफिनेटली उभर के आएंगी। दूसरा हमारे यहाँ का एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये भी आ रहता है कि जो हमारे पास के जो पड़ोसी प्रदेश हैं, चाहे वो दिल्ली है हमारा, चाहे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, जितने भी हैं उसके अंदर अगर स्ट्रिक्टली अगर हमारा ये PNDT प्रोग्राम लागू होगा तो डेफिनेट इसके भी जो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, PNDT से जुड़ा एक और सवाल है जी। जैसे ना हमें भी पता लग, जैसे भ्रूण लिंग जाँच का कोई आपने गिरोह पकड़ा है, मशीनें भी वहाँ से जब्त हो जाती हैं, वो जो डॉक्टर हैं या जो उनके दलाल हैं वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन आज तक ना हमने ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी कि उनको सज़ा हुई हो ना। आपकी तरफ से कभी आई है? नहीं। इसमें क्या होता है कि तो प्रोसीडिंग्स हैं थोड़ी सी वो पेंडिंग है, लंबी है, और नो डाउट केसेस डिसाइड होते लोअर कोर्ट्स में, फिर उसके हाई कोर्ट्स में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से तो उनको पनिशमेंट होती है, और अगर केसेस की डिटेल होगी वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि इंडिविजुअल शेयर करना पड़ता वो रहता है किसी की उसके ऊपर जब तक फाइनल कोई चीज़ ना हो। तो ये सेंसिटिव इशू है, इसको मोर और लेस जो है आप जानते हैं कि उसमें जो है कंसर्न को ही हम जानकारी शेयर कर पाते हैं। सर, अभी जो प्रदूषण की बात चली थी वो पिछले कुछ सालों से ना उसका स्तर काफ़ी बढ़ गया है, उसका सेहत पे कितना असर है और किस तरह के मरीज़ आपके OPDs में बढ़े हैं उससे? कि डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि जब तक हमारी शुद्ध हवा नहीं होगी उसका डेफिनेटली आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा जो है सभी जितनी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा जाके असर रहता है, क्योंकि हमारे जो फेफड़े ही उसको ऑक्सीजनेट करते हैं उसके हिसाब से, तो उसमें सबसे ज़्यादा जितने भी हमारी लंग डिजीज़ हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं। अभी अगर आपने इस सीज़न में अगर पार्टिकुलर नोट किया होगा तो कि काफ़ी बच्चे या जो भी जिसको अगर ये जुकाम खांसी हुआ है काफ़ी लंबा चला, पहले हम 2-3 दवाई लेके ठीक हो जाते थे, लेकिन ड्यू टू एलर्जी की नेचर या पोल्यूटेंट्स की वजह से इस बार ये जो है कम से कम लोगों को कम से कम 3-3 हफ्ते तक ये चला है, 3 से 4 हफ्ते तक। ये डेफिनेटली इसके ऊपर तो पॉल्यूशन का तो हर चीज़ से अगर रिलेट करेंगे तो मेरे ख्याल में हर जगह इसका कुप्रभाव पड़ता है। एक और चीज़ सर मुझे पूछनी थी कि जैसे पहले शायद सिविल सर्जन के पास था जो मिलावट है चीज़ों में, अभी भी वो है, एक तो ये सवाल है, और ये कितना बहुत ज़्यादा असर अभी कुछ संसद में भी उठा था और लगातार न्यूज़पेपरों में रहता है, तो मिलावट किस स्तर पर आप देखते हैं पहले और अब? नहीं, मिलावट जैसे आपने जो खाद्य पदार्थों की अगर बात करते हैं वो डिपार्टमेंट अब सेपरेट है, FDA डिपार्टमेंट है,
वो हेल्थ के पास नहीं है, दे दोज पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ इट। और मिलावट तो अडल्ट्रेशन तो किसी भी चीज़ की सेहत के लिए तो हानिकारक होती है। सर कुछ दिन पहले देखा हमने PGIMS में क्रॉनिक सर्टिफिकेट बनवाने वालों की बहुत भीड़ हो गई थी, और उसका एक रीज़न जो हमें पता है वो ये था कि हरियाणा सरकार ने अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी में आपके मतलब हरियाणा सरकार के ही जो सिविल सर्जन ऑफिस से इशू किए हुए सर्टिफिकेट्स, क्रॉनिक डिजीज़ सर्टिफिकेट्स को वैलिडेशन मना कर दी थी उन्होंने ये कहा कि नहीं PGIMS के ही मानेंगे। तो इस पे सर आपका क्या कमेंट है, क्यों मना किए गए, वो कुछ रीज़न क्लियर कर पाएंगे? इसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं था। गवर्नमेंट को जो होता है रीवेरिफिकेशन कहीं से भी करा सकती है, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा उसमें कोई इशू भी नहीं है। का लगता है कि एक एजेंसी का आपको लगता है कि आपने किया है, वो भी डॉक्टर बेस ही, क्योंकि सर्टिफाइड चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इससे कराना चाहेंगे। खाली एक कुछ ही डिपार्टमेंट्स के, नॉट एवरी डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट्स को ही उसको वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स का ऐसा नहीं था, और उसमें कोई ऐसा गैप भी नहीं मिला। गवर्नमेंट में डिसाइड एनीथिंग, दैट गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है। जो भी चीज़ आज आप सिविल सर्जन के पास है, कल किसी के पास जाएगी, दैट इज़ द पॉलिसी मेकिंग डिसीजन। उसमें ना आपका कोई हम उसके ऊपर सवाल कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ। पेशेंट्स आपके सिविल हॉस्पिटल में या PHC में जहाँ भी आते हैं, पेशेंट्स को डॉक्टर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए, तुरंत इलाज होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इवन लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं वहाँ पे। तो आप आज मीडिया के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि आप डॉक्टर्स को भी आने वाले पेशेंट्स से उम्मीदें रहती होंगी, आप भी चाहते होंगे कि वो बिहेवियर ऐसा करें, उसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दें ताकि आपका मैसेज भी लोगों तक जा सके। नहीं, डेफिनेटली मैं तो इस बात को शुरू से ही बड़े ज़ोर शोर से कहता हूँ कि डॉक्टर्स का बिहेवियर, क्योंकि एक एलीट क्लास पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते उसका जो व्यवहारिक जो पार्ट है, वो जो पेशेंट तो ऑटोमेटिकली भी पहले जानते हो, तो पहले ही सफ़रर है। ही मे स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज, हो सकता है वो गुस्सा भी करे, कुछ भी करे, लेकिन हमारा जो दायित्व बनता है डॉक्टर्स का, उसको जितना भी, उसका सबसे ज़्यादा अच्छा डॉक्टर वही होता है जो मरीज़ को अच्छे से सुनता है, जिसकी लिसनिंग पावर डॉक्टर्स की बढ़िया है, इज़ द बेस्ट डॉक्टर। तो मरीज़ को सुनना हमारा दायित्व है, और डेफिनेटली हम जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, इसके ऊपर भी जो है उनको ओरिएंट किया जाता है कि पेशेंट्स के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है या बिहेवियरल स्किल्स हैं, डेफिनेटली नए डॉक्टर्स के लिए हर बार सरकार करती है, और उसका प्रभाव भी पड़ता है। एक्सेप्शनल हर जगह होती है, उसके ऊपर हम, आप सभी जानते हैं कि उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर मैं बेसिकली जींद से आता हूँ। मेरी लोकेलिटी में है ना, अभी 2-3 महीने से एक फीवर चल रहा है। आम भाषा में तो उसको बोलते हैं चिकनगुनिया है ये। तो उसमें क्या है, खुद मैं भी उसका पेशेंट हूँ। 3 महीने हो गए, 2 या 3 नवंबर को मेरे को बुखार आया था। मैं चल नहीं पाता जब तक पेन किलर नहीं खाता। सारे जॉइंट्स पेन करते हैं, पाँव से चल नहीं पाता, हाथों से भी काम नहीं कर पाता। सारा रात को सोता हूँ तब भी पेन होता है बाजुओं में। नहीं, और इनका क्वेश्चन अकेले अपने लिए नहीं है, इनका जो मैं बात कर पाया था, और ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो पूरे गाँव के और आसपास का जो इनका एरिया है, वो एक पर्टिकुलर एरिया ही, पूरा लोकेलिटी उस चीज़ से सफ़र कर रही है, किसी एक का नहीं है। ये तो एक ब्रॉड क्वेश्चन है, एक पेशेंट का क्वेश्चन नहीं है सर। डेफिनेटली आप जैसे आप बता रहे हैं, चिकनगुनिया हमारी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, और मेरे ख्याल में वहाँ पे प्रिवेंटिव मेथड भी अगर किसी का अगर डायग्नोज हो जाते हैं, डेफिनेटली दे डू इट। लेकिन जो पार्ट इसकी सिक्वेलीज हैं, कई बार कई लोगों को जो आप बता रहे हैं कि चल नहीं पाते ठीक से, मसल्स या जॉइंट्स का पेन है, ये है कि क्योंकि इसमें आपका डिसअपीयर तो होगा, बट सम टाइम्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी जितनी आपकी रेजिस्टेंस इम्यूनिटी है, वो पार्ट ज़्यादा प्ले करेगा। तो मेरे ख्याल में जो आपकी मोबिलिटी चलनी चाहिए लगातार, उसके अंदर ये नहीं कि अगर दर्द है तब रुक जाएँ, मे बी कि आपका फिजियोथेरेपी पार्ट इन्वॉल्व है या फिर मेडिसिन पार्ट इन्वॉल्व है, उसको ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन सर, जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये जो इतना भ्रष्टाचार है इनमें, इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट एक्शन लेती है? नहीं, डेफिनेटली जिसकी जो कंप्लेन आती है, चाहे आयुष्मान की कंप्लेन है या वैसे नेग्लिजेंस की कंप्लेन है, वो गवर्नमेंट अपने तरीके से बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली तरीके से उसको इनको डील किया जाता है। जो भी इनके ऊपर सुझाव, एक्सप्लेनेशन, वार्निंग्स या जो भी दी जानी, डेफिनेटली इसे इन प्रोटोकॉल के अंदर दी जाती है इनको। रोहतक के लोगों के लिए संदेश तो बिल्कुल लास्ट में अच्छा है, क्योंकि आपके
मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमारे सभी रोहतक वासी जितने भी हैं वो स्वस्थ रहें, और स्वास्थ्य की जितनी भी अगर कोई उनको समस्या आती है, चाहे हमारा पब्लिक सेक्टर है, मैं तो उनको कहूँगा पब्लिक सेक्टर में आए, उसकी सुविधाएं लें। हर तरह की सुविधाएं लगभग हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने उपलब्ध कराई है, और दोबारा से सभी के लंबे जीवन की मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा, और उम्मीद करूँगा कि हमारा सारा रोहतक स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।